ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है खबर दिन भर का। खबर दिन भर में विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी रोक दिया है। इसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर घट रहा है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद भारत की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद पाकिस्तान का प्यासा मरना तय है। फिलहाल चिनाब नदी और चिनाब नदी में किस तरीके से जलस्तर बिल्कुल घट चुका है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चिनाब नदी के किनारे पर खड़े होकर कभी अजय बाचलू आप तक खबर और तस्वीरें पहुंचाया करते थे, लेकिन आज अजय बाचलू जो हैं वो चिनाब नदी के बीचों बीच खड़े हुए हैं क्योंकि चिनाब नदी का जलस्तर घट चुका है। जरा तस्वीरें दिखाइए अजय बाचलू और यहां के जो हालात है वो बयां कीजिए। अजय। देखिए रोमाना, मैं इस समय जब मैं पहला रिपोर्ट कर रहा था, आप एंकरिंग कर रही थी, तो मैं चिनाब की दूसरी तरफ था जहां आपको बहुत सारे लोग थे, सड़क थी। अब मैं पैदल चिनाब के दूसरे छोर की तरफ आया हूं और लगातार यहां पर लोगों का पहुंचना जारी है। ये देखिए, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, कभी चिनाब नदी इन्हीं पत्थरों पर से उफनती हुई जाती थी और यहां तक पहुंचना जो है मुश्किल था। लेकिन अब आप देखें कि लोग पार जा रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं और यहां पर अब जो है चिनाब का जल स्तर कम हो रहा है। दरअसल रोमाना, एक ज़रूरी जानकारी दे दूं कि 2008 में जब बगलिया डैम की कमीशनिंग हुई थी, उसके बाद से बगलिया डैम की डिसिल्टिंग की प्रक्रिया कभी पूरी ही नहीं हुई थी क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिसिल्टिंग की प्रक्रिया में अड़ंगा अपनाता था और वहां पर डिसिल्टिंग के ना होने के चलते जो बिजली का उत्पादन था वो भारत का काफ़ी हैम्पर होता था। लेकिन अब जबकि सिंधु जल समझौता पूरी तरह से रद्द हो चुका है, तो ये 2008 के बाद पहला ऐसा समय है जब बॉटम तक पूरी तरह से डिसिल्ट किया गया है बगलिया डैम को, और डिसिल्ट करने के बाद जो भी वहां पर बचा हुआ चाहे वो रेत हो, कंकरे हो, पत्थर हो, वो निकाल दिए गए और अब वहां पर पूरी तरह से पानी जो है उस डैम के रिजर्वायर में भरा जा रहा है और उस डैम के रिजर्वायर में पानी भरने के चलते जो है नदी जो है चिनाब नदी वो सूख गई है। मेरे कैमरामैन पवन चौधरी आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स की किस तरह से लोग अब इस नदी को पार कर रहे हैं। इस नदी के बीच में जो कुछ आप नाव देख रहे हैं, सामने तस्वीरों में पत्थर देख रहे हैं, उन पर चढ़कर लोग यहाँ फोटो ले रहे हैं और इसी बीच अब पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है और लगातार आप देख रहे हैं पुलिस के जवान भी जो है पैदल इस नदी को पार कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। लगातार ये अप्रत्याशित जिस तरह से इस नदी का सूखना और लोगों का पैदल आना है, यह अप्रत्याशित है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपने कभी सोचा था कि आप ये नदी पैदल पार करेंगे? देखिए, हमने इतिहास में अभी पहली बार ही देखा है यहाँ पे पानी का जो जलस्तर है वो शून्य पे है और पाकिस्तान को ये एक पाकिस्तान की नापाक हरकत है। उसमें मैं इसको नाम दूंगा कि वाटर स्ट्राइक हमारे भारत ने इसको कर दिया है और वाटर के लिए वो तरस रहे हैं और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर बाज नहीं आता है तो उसको कड़े से कड़े तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। और ये करारा कभी सोचा था इस तरह से पानी सूखेगा और पैदल जाएंगे? 35 साल मेरी एज है, इसमें तो पार जाना दूर की बात, इसमें पाँव भी नहीं डालते थे। मैं कम से कम 35 से 40 फीट का पानी रहता था जो आज मात्र 2 फुट पे है। और जरूरी नहीं कि हर बार लड़ाई से ही जवाब दिया जाए, कई बार राजनीतिक तरीके से भी जवाब देना जरूरी होता है। जो पाकिस्तान को दिया गया पानी जो आज हमारे यहाँ पे कम हुआ है, हमने लाइफ में अब कभी ऐसा नहीं देखा था और पाकिस्तान को हम ये जताना चाहते हैं कि भारत का युवा पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा और इधर देखिए आप रोमाना तस्वीरें किस तरह से पुलिस भी यहाँ आई है ताकि ये जो लोग बाहर हैं इन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए क्योंकि नदी में इस तरह से ज़्यादा समय तक रहना भी ठीक नहीं होता। और रोमाना ये भी बता दूं, इस नदी का पानी जो है वो बहुत बेहद ठंडा है और कई लोग जो बुजुर्ग आ रहे थे वो फिसल रहे थे और लेकिन उसके बावजूद जो है लोग इस नदी को पार कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, फोटो ले रहे थे और ये नदी का पैदल पार होना यहाँ के लोगों के लिए अपने आप में लाइफ
लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये देखिए रोमाना, मैं पवन से कहूँगा कैमरामैन हमारे कि आपको दिखाएं, ये जो आप यहाँ पर एक लोहे के ये देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पे पुराना पुल होता था जो वहाँ ढह गया था और उसके ढहने के बाद जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है नया पुल बनाया गया था। ये उस पुराने पुल के अवशेष हैं जो यहाँ पड़े। ये पुल कब ढहा था सर? ये 92 में ये पुल पानी के बहाव से, ज़्यादा पानी के बहाव से ये टूट गया था और इसमें गहराई के कारण, इतनी गहराई के कारण ये पानी का पुल, वो वहां से कोई भी ऐसा वो चीज नहीं थी जिसको ये निकाल सके थे। पानी की गहराई का अंदाजा रोमाना आप ज्यादा लगा थी सकते और पानी का बहाव, क्योंकि ये चिनाब दरिया इसमें इतना ज्यादा था कि वो जो पुल टूटा उसके वो जो अवशेष थे वो भी नहीं निकाले जा सके। लेकिन अब जब चिनाब का पानी घटा है तो वो टूटे हुए पुल के अवशेष भी नजर आ रहे हैं और नदी की तली जो है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है और ये पानी की मार है जो पाकिस्तान पर पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को भारत कहीं का नहीं छोड़ने वाला। भारत चारों ओर से पाकिस्तान को घेरने में जुटा है। भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन के बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली चिनाब नदी के पानी का बहाव रोक दिया है। सरकार अब किशनगंगा डैम से झेलम नदी पर भी इसी तरह का कदम उठा सकती है। सिंधु जल समझौता स्थगित करके 10 दिन पहले पाकिस्तान की तबाही का जो ट्रेलर हिंदुस्तान ने दिखाया था, अब उसकी पिक्चर सामने आ गई है। चिनाब नदी के पानी का बहाव हिंदुस्तान ने रोक दिया है। बताया जा रहा है कि पानी रोकने से पाकिस्तान के सियालकोट में पानी का लेवल 6 फीट नीचे गिरकर 22 फीट रह गया है। सियालकोट में चिनाब का पानी 12 फीट से कम होने पर निकाला नहीं जा सकता, यानी चिनाब का पानी तेजी से घट रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने पिछले हफ्ते इसी बगलिहार डैम से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे रुकेगा चिनाब का पानी। भारत सरकार इस बगलियार डैम के जरिए पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने जा रहा है और मैं फिलहाल खड़ा हूं उसी बगलियार डैम के पास और ये तस्वीरें हैं बगलियार डैम की। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान की वो नब्ज दबाएगा जिससे पाकिस्तान का बेहद बुरा हाल होगा। अगर ये पानी रोका गया तो पाकिस्तान में जल संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर ये पानी पूरी तरह से स्टॉक किया गया और एक साथ आप इस डैम की क्षमता देखेंगे, अगर एक साथ पूरे फोर्स में पानी छोड़ा गया तो 10,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी एक समय में पाकिस्तान पहुंच सकता है, जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ सकता है। जम्मू कश्मीर के रामबन का ये डैम 140 मीटर ऊंचा और 350 मीटर लंबा है। सिंधु जल समझौते के तहत 1992 में जब इस डैम को बनाने की जानकारी पाकिस्तान को दी गई तो उसने आपत्ति जता दी थी। पाकिस्तान विरोध दर्ज कराते हुए 2005 में वर्ल्ड बैंक में पहुंच गया था। वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया जिसने भारत के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान को बिना बताए हिंदुस्तान चिनाब का पानी रोक सकता है। भारत ने वाटर स्ट्राइक की और देखिए कैसे पाकिस्तान छटपटाने लगा। अब ये हुआ कैसे, इसको भी समझिए। इसी डैम से गणेश ठाकुर ने 29 अप्रैल को इसका पूरा प्लान बताया था। कि जब आप पानी यहाँ डैम में स्टॉक करते हैं गेट बंद करने के बाद, तो नदी के पानी के साथ साथ रेत, मिट्टी और एक कह सकते हैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी आती है जिसको फसलों को नुकसान होता है। तो जब पानी को पूरे फोर्स से इस गेट के जरिए छोड़ा जाएगा, पानी के साथ साथ ये रेत, मिट्टी भी पाकिस्तान की फसलों तक पहुंचेंगी, जिसके पाकिस्तान की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। भारत के पास अब पूरा पानी का कंट्रोल है। पानी कब छोड़ना है, पानी कब कितना बचाना है, पानी कब रोकना है। पहले जब करार सिंधु जल समझौता था तो भारत पाकिस्तान को नोटिफाई करता था डेटा देकर कि किस समय पानी छोड़ा जाएगा, कितना पानी छोड़ा जाएगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब भारत अचानक से बहुत ज्यादा पानी छोड़ सकता है और पानी रोक सकता है, और यही करेगा भारत, जिससे पाकिस्तान पानी के लिए दर दर भटकेगा। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को, मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है
और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है, अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है, और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल यह सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहे, जो वो रिचुअल चाहे, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है, और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं, उनके युद्ध उद्घोष पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें फ्रेज यूज किया था, उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 sides, बट देयर इज अ 5th column which is supporting those who are working against the interest of Spain at the time. आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन 5th columnist की तरह हो गया है कि अगर दुश्मन की सेनाएं बाहर से घात लगाकर बैठी हैं, तो ये इसी प्रकार से
उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान के कितने नेताओं के बयान भारत की मीडिया में देखे हैं जो भारत के पक्ष में कोट किए जा रहे हो? एक भी नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत शक्तिशाली है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ कटिबद्ध है, मगर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। वो इस मामले में कि पाकिस्तान में एक भी नेता वहां की सेना का मनोबल गिराने के लिए कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई है। पाकिस्तान के एक भी नेता का बयान भारत की मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान, वहां पर सिद्धारमैया जी का बयान, चन्नी जी का बयान, बाकायदा वहां की मीडिया में किस ढंग से बोले जा रहे हैं। वहां के राजनीतिक विश्लेषक वहां की टीवी डिबेटों में बैठकर भारत के राजनीतिक दलों का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सब लोग हिंदुस्तान में मोदी के साथ नहीं हैं। यहां तक शब्द प्रयोग किए गए, इसके वीडियो अवेलेबल हैं, राजनीतिक दलों का नाम लेकर कि ये लोग हमारे साथ हैं। और मैं विपक्ष दलों को भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष में आचरण कैसे किया जाता है, यह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। 2010 या 11 या 12 की बात है, जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, देहाती औरत और जाने किस किस संदर्भ में बोला था। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने वाला। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, 1995 में जिनेवा में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उस समय कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए वहां गए थे और उन्होंने पूरा क्रेडिट भी उस सरकार को दिया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जाके कोई चेक कर सकता है। उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, उन्होंने कहा था देखो ये कैसा देश है जहां का मुख्य विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष सरकार का समर्थन करता है और एक हमारा देश है। यानी उस समय पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था जो लोग सरकार का विरोध करते हो, और आज देखिए वही स्थिति हो गई। पाकिस्तान में पक्ष हो या प्रतिपक्ष दोनों सेना का समर्थन कर रहे हैं और हमारे यहां प्रतिपक्ष सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का कभी प्रूफ मांग रहा है, कभी कह रहा है कि पुलवामा में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो मैं उनको भी, फिर भी अगर उनको कोई सबूत की जरूरत है तो मैं प्रमाण के साथ केवल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोले गए पाकिस्तान के सांसदों और मंत्रियों के बयान कोट कर देना चाहता हूं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसपे बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो राफेल का मजाक उड़ा रही है, भारतीय सेना का मनोबल गिरा रही है, भारतीय सेना को बुरी नजर से देखने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की बड़ी मुलाकात जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुलाकात, रक्षा सचिव और पीएम की मुलाकात इस वक्त हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव और हिंदुस्तान में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि रक्षा सचिव के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ चुकी हैं जानकारियों के साथ। मेघा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी मुलाकात रक्षा सचिव और पीएम मोदी की, क्या डिटेल्स हैं? ये एक अहम मुलाकात है। मैं उस लिहाज से आपको समझा सकती हूँ कि डिफेंस सेक्रेटरी जो भारत के हैं अभी राजेश कुमार सिंह जी, उनकी मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री जी के साथ में। अभी आपको याद दिलाऊं, कल ही प्रधानमंत्री वायुसेना के चीफ से भी मिले थे। तो ये सारे जो मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं, ये जो बैठकों की दौर चल रही है एक के बाद एक, और बहुत ही टारगेटेड मीटिंग्स है। ऐसे नहीं है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनरली उनकी मीटिंग होती है जहां कैबिनेट के लोग होते हैं या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं या पीएमओ के भी
काफी अफसर बैठे रहते हैं जब भी प्रधानमंत्री की कोई भी अहम मीटिंग होती है। लेकिन ये सारी जो मीटिंग्स हो रही है ना, ये बड़ी स्पेसिफिक मीटिंग्स हो रही हैं। जैसे वायुसेना के चीफ से कल मिले प्रधानमंत्री जी, उसके पहले सीडीएस से मिले थे, आज प्रधानमंत्री जी डिफेंस सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, रक्षा सचिव से मिल रहे हैं। तो अब आप देखिए, जैसे हम लोग हर किसी की एक्सपेक्टेशन अभी यही है जानने की कि भारत अगला कदम कहां और कैसे लेगा पाकिस्तान के विरुद्ध ये पूरे पहलगाम के हमले के बाद में। अब उसी सिलसिले में ये सारी बैठकों को देखना और समझना जरूरी है। इस बैठकों में क्या अंदर में डिस्कशन होती है, देखिए अगर वो जानकारी भी हमारे तक आती है तो बहुत मुश्किल है उन जानकारियों को साझा करना। वो सही भी नहीं है हमारे देश के लिए, लेकिन इतना जरूर समझना चाहिए कि स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी पर मीटिंग हो रही है। अगला स्ट्रैटेजी क्या, अगला कदम क्या, अगला कदम कब, कहां और कैसे, इस पर ये बातचीत होती है। बिल्कुल ठीक है मेघा, आगे अब किस तरीके से बढ़ना है, रणनीति क्या होगी, उसी पर चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर उज्जैन से है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में आग लगी है। मंदिर के शंख द्वार के पास आग की बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उज्जैन से बड़ी खबर, महाकाल मंदिर परिसर में आग की जानकारी, और यहाँ कहा यह जा रहा है, ये देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि मंदिर के शंख द्वार के पास ये आग लगी। अब ये यहाँ से आग की लपटें उठती हुई आपको नजर आ रही है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले वहां पर जो प्राथमिकता है वो ये कि लोगों को बाहर किया जाए। ये शंख द्वार के पास की तस्वीर है, वहीं पर ये आग लगी है कहा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर की आपको हम दिखा रहे हैं। भीषण आग की लपटें, काला धुआं यहां से उठता हुआ। अंबुज मेरे साथी इसी पर जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, ये किस वक्त की खबर है, कब ये आग लगी, क्या कहा जा रहा है इस आग को लेकर, अभी क्या डिटेल्स हैं ताजा? जी दीपा, ये अब से करीब 1 घंटे पहले की खबर है, जबकि महाकाल मंदिर परिसर में ही आग लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सोलर पैनल लगा था उसकी बैटरी में ये ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से ये आग लगी है। और महाकाल मंदिर परिसर के ही एक गेट के ऊपर छत में ये सेटअप लगा हुआ था और उसी दौरान इन्वर्टर बैटरी में ये ब्लास्ट हुआ है और उसके चलते ये आग लगी है। जो शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि किसी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई हैं, पहुंच गई हैं और आग को भी कंट्रोल कर लिया गया है। आगे अभी तक जो है पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है और किसी तरीके की जनहानि या किसी तरीके का नुकसान, बड़ा नुकसान इसमें नहीं हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका अंबुज इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।